सो वेलकम ननबज एंड ननबीज। पार्ट 1 में हमने दोनों इंडस्ट्रीज की पिछले 20 साल की हिस्ट्री डिस्कस की थी, बट वो की पॉइंट डिस्कस नहीं किए थे जिसकी वजह से तमिल इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ। और ऊपर से आप लोग डिमांड भी कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा पार्ट 2 ले आना चाहिए। वैसे जैसी सक्सेस पार्ट 1 को मिली वैसी मिलती रही तो मैं 10 पार्ट और ले आऊंगा, बट की पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं पिछली वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। बट आप लोगों के ओपिनियंस थोड़ा अलग अलग थे। कमेंट सेक्शन तमिलनाडु और आंध्रा का बॉर्डर ज्यादा लग रहा था। आंध्रा वाले खुद को बेस्ट बोल रहे थे, तमिल वाले खुद को बेस्ट बोल रहे थे, लेकिन गालियां सब मुझे ही दे रहे थे। बट सभी लोगों के पॉइंट्स सेम थे जिसपे डिस्कस करना बनता है। बट वहां जाने से पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल के व्यूज, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम और लाइक सब एक ही वीडियो से ट्रिपल कर दिए। मेरे पूरे चैनल के व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिला के भी इतने नहीं बनते जितने एक वीडियो पे आ गए। बस अब 300 सब्सक्राइबर्स बचे मेरा चैनल मोनेटाइज होने को। अगर वो तुमने करवा दिए तो मैं पार्ट 3 भी जल्दी लाऊंगा। तो पिछली वीडियो पे तेलुगु ऑडियंस का मेन ओपिनियन यही था कि तमिल ऑडियंस टॉक्सिक है, वो सिर्फ अपनी ही फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और तेलुगु, हिंदी और मलयालम इंडस्ट्री को चांस ही नहीं देते। जबकि तेलुगु इंडस्ट्री एक होलसम इंडस्ट्री है और अच्छे कंटेंट को हमेशा अप्रिशिएट करती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो। वहीं तमिल ऑडियंस का ये कहना था क्योंकि उनकी फिल्में 1000 करोड़ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनकी इंडस्ट्री सिर्फ क्लास और कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज ही बनाती है। वहीं तेलुगु इंडस्ट्री मासी कमर्शियल फिल्म्स बनाती है जिसका मार्केट पैन इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड है, इसलिए तेलुगु मूवीज ज्यादा कलेक्शंस कर लेती हैं। और मैं आप दोनों से एग्री बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि तमिल ऑडियंस अगर टॉक्सिक होती तो बाहुबली तमिलनाडु में 150 करोड़ नहीं कमाती, जबकि उस वक्त रजनीकांत या विजय की भी किसी मूवी ने सिर्फ तमिलनाडु के अंदर 130 करोड़ के भी कलेक्शंस नहीं किए थे। और आरआर ने भी तमिलनाडु में 80 करोड़ कमाए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि तमिलनाडु का मार्केट ही उस वक्त 150 करोड़ का था। एंड आई एग्री कि कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज में तमिल सिनेमा तेलुगु सिनेमा से काफी आगे है। बट तमिलनाडु में मास और कमर्शियल फिल्म्स भी बनती हैं। रजनीकांत की मूवीज देख लो, विजय की मूवीज देख लो या अजीत की मूवीज ही देख लो। और तेलुगु इंडस्ट्री में भी तमिलनाडु जितनी नहीं पर कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बनती हैं। गार्गी देख लो, गामी देख लो, यशोदा देख लो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और कौन कहता है कि कंटेंट ओरिएंटेड और क्लास मूवीज पैन इंडिया पे नहीं चलती? कांतारा को देख लो, 777 चार्ली को देख लो। एक और पॉइंट तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से आया था जो मुझे लगा थोड़ा लॉजिकल है कि तेलुगु इंडस्ट्री हिंदू कल्चर को एकदम प्राउड से दिखाती है और तमिल इंडस्ट्री हिंदू फोबिया फैलाती है। अब बात तो सही है क्योंकि काला और कर्णन जैसी मूवीज बॉलीवुड में बनती तो लोग थिएटर ही जला देते, बट तमिल इंडस्ट्री से जो पैन इंडिया अटेम्प्ट्स आए हैं उसमें ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं होता। और बिना हिंदू कल्चर को प्रमोट किए भी पैन इंडिया पे मूवीज चलती हैं, वरना मार्वल इंडिया में कभी सक्सेसफुल नहीं होता और ना ही 2.0। तुम और पॉइंट्स लिख सकते हो वीडियो में जिसे मैं पॉइंट 3 में कवर करूंगा, बट प्लीज बी पॉजिटिव। और हाँ, मैं तमिल इंडस्ट्री का हेटर नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे वो तेलुगु इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छी लगती है और मैं विजय थलापति का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। मेरी वीडियो देखना तुम उन पे। तो अब चलते हैं रियल रीजंस पे, पर उससे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए तो 1000 सब्सक्राइबर्स करवा देना। रीजन नंबर 1 इज लैक ऑफ विजन। तमिल इंडस्ट्री से अब तक जितने भी बड़े पैन इंडिया अटेम्प्ट्स आए हैं, जैसे रोबोट 2, इंडियन 2 और पुली, सबको देख के तुम ये आराम से कह सकते हो ये सिर्फ पैसा कमाने और बाहुबली 2 और KGF 2 की सक्सेस को कॉपी करने के लिए बनाए गए, क्योंकि उन मूवीज की स्टोरी ही इतनी खराब थी। उनकी स्टोरी को तुम किसी भी पैन इंडिया सक्सेसफुल मूवी की स्टोरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कल्कि को देखो, नाग अश्विन पूरा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं और महाभारत के वर्ल्ड को मॉडर्न डिस्टोपियन वर्ल्ड से कितनी परफेक्टली ब्लेंड किया है उन्होंने। राजा मौली की मूवीज को देखो, एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती हैं हमें। लो बजट में देखना है तो कांतारा देख लो, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 इज प्रमोशन। तुम्हें याद है RRR की रिलीज के टाइम पे क्या माहौल बना था? राजा मौली ने पूरे बॉलीवुड को एक प्रमोशनल इवेंट में इकट्ठा कर लिया था। ओवरसीज में तो प्रीमियम शोज भी हुए थे। इवन जापान, जहां आज तक किसी मूवी ने 30 करोड़ के कलेक्शंस भी नहीं किए, वहां पर भी ये प्रमोशंस करने पहुंच गए और उसका रिटर्न भी नहीं मिला। RRR ने 300 करोड़ कमाए जापान में। और इवन बिग बजट मूवीज नहीं, लो बजट मूवीज भी, कार्तिकेय 2, दशहरा, हनुमान, इन जैसी मूवीज के पास तो एक बड़ा चेहरा भी नहीं था। वही तमिल इंडस्ट्री देखो, विक्रम जैसी मास्टरपीस जो मुझे RRR, कल्कि और KGF से बहुत बेटर लगी, उसे प्रमोट करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय कपिल शर्मा शो में जाने के लिए। अरे यार, उसकी खुद की मूवी नहीं चल रही, वो तुम्हारी मूवी क्या चलाएगा? इसी से इंटरलिंक्ड हमारा पॉइंट 3 भी है, जो है हिंदी बेल्ट को इग्नोर करना। आज हिंदी बेल्ट 550 करोड़ का मार्केट है। साउथ की चारों इंडस्ट्रीज को मिला के इतना मार्केट बनता है। जब भी कोई पैन इंडिया सक्सेस की बात करता है ना, तो सबसे पहली नजर हिंदी बेल्ट पे होती है। और ये हिंदी बेल्ट में ढंग की रिलीज भी नहीं दिला पाते, इवन बड़ी मूवीज को भी। लियो मूवी की हिंदी रिलीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया गया, इवन मल्टीप्लेक्स चेन में तो उसे रिलीज ही नहीं किया गया। और लियो का प्रोड्यूसर ये कहता है कि उसे हिंदी बेल्ट से कोई उम्मीद है ही नहीं। वो बात अलग है, लियो ने सिंगल स्क्रीन में ही सुपर हिट होकर उसका मुंह बंद कर दिया। अभी इंडियन 2 आई थी जिसका फर्स्ट पार्ट हिंदी में ब्लॉकबस्टर हुआ था 1995 में, और आज भी उस मूवी की एक कल्ट फॉलोइंग है।
पर उसने भी हिंदी में सिर्फ 1 करोड़ की ओपनिंग की। क्यों? क्योंकि उसे प्रमोट करने कोई नॉर्थ इंडिया आया ही नहीं। शायद डायरेक्टर शंकर को यकीन था कि जो बवासीर उन्होंने बनाई है उसे लोग पैसे दे के क्या लेके भी नहीं देखेंगे। फोर्थ पार्ट इज द डाउनफॉल ऑफ तमिल कमर्शियल सिनेमा। तुम तेलुगु सिनेमा की कमर्शियल फिल्म देखो, उनमें मास के साथ साथ एक क्लास का टच भी होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है RRR, जो कि एक फुल ब्लोन एक्शन मसाला मूवी थी, बट फिर भी उसने नई सिनेमैटिक ब्रिलियंस अचीव की। जहां नॉर्मल पब्लिक ने थिएटर में उसे सेलिब्रेट भी किया, बट वहीं इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने उस मूवी की भर भर के तारीफ भी की। और RRR तो बेस्ट एग्जाम्पल है। साहू जैसी मीडियोकर मूवी भी एक तरफ अगर उसमें इतनी फैन सर्विस थी, तो वहीं उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग कितनी सिनेमैटिक थी। ये दिखाता है कि तेलुगु फिल्म में मास और क्लास का परफेक्ट बैलेंस रहता है, और यही चीज़ तमिल सिनेमा लैक करती है। क्योंकि तमिल सिनेमा की क्लास मूवीज़ जैसे महाराजा और वेटरीमान की मूवीज़ को अगर हम साइड पे कर दें और सिर्फ मास मूवीज़ की बात करें, तो वो लिटरली हमें 10-20 साल पीछे ले जाती हैं। रजनीकांत को देख लो, पिछले 10 सालों में मुझे उनकी सिर्फ एक मूवी अच्छी लगी है, वो है जेलर। बाकी सबकी सब मूवीज़ या तो एवरेज हैं या तो बिलो एवरेज, और इसमें मैं दरबार, पेट्टा, कबाली सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। इन सब मूवीज़ में फैन सर्विसिंग के चक्कर में स्टोरी की इतनी गंदी मारी गई है ना कि पूछो मत। थालाजीत की मूवीज़ ले लो, वेदलम के बाद एक मूवी इनके ऐसी बता दो जिसकी तारीफ ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी की हो, एक भी नहीं मिलेगी। थालापति विजय वॉज कंपैरेटिवली बेटर क्योंकि उनकी मूवीज़ सिनेमैटिकली भी ठीक ठाक होती थी, अनटिल कम्स लियो, जो कि अच्छी मूवी थी, बट हम इससे अच्छा होना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे विक्रम जैसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बन भी सकता था लेकिन नहीं बना क्योंकि लियो का फ्लैशबैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया फैन सर्विसिंग के चक्कर में। एंड आई होप गोट मूवी में ऐसा ना हो। एंड नंबर 5, डायरेक्टर्स डाउनफॉल। तेलुगु सिनेमा की बैकबोन है SS राजामौली, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। पिछले 10 सालों में सिर्फ उनकी 2 मूवीज आती हैं, रोबोट 2 और इंडियन 2, जिनमें से रोबोट 2.0 तो बनाई ही गई थी बाहुबली की सक्सेस कॉपी करने के लिए, और इंडियन 2 इंडियन 3 की स्टोरी को सेटअप करने के लिए बनाया गया था, जो कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से किया। स्टोरी खराब थी जिसकी वजह से पार्ट 1 भी फ्लॉप हो गया है, जिसने पार्ट 3 की हाइप को भी मार दिया। बट मुझे उससे उतनी उम्मीदें नहीं है, मुझे उम्मीदें हैं लोकेश कंगाराज से, क्योंकि कैथी और विक्रम को देख के मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये इंडिया का बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, दी LCU। बट एक दिक्कत इनके साथ भी है कि ये फैन सर्विसिंग के चक्कर में मूवी के कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब ऐसा ये गलती से करते हैं या करने के लिए इन पे दबाव डाला जाता है ये तो मुझे पता नहीं, बट विजय सर के साथ इनकी दोनों कोलैबोरेशंस में हमने यही देखा। होप ये लियो 2 से कुछ सीख लें उनकी अपकमिंग मूवी जो रजनीकांत के साथ आ रही है कुली, उसके लिए, बट उसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि रजनीकांत ने जब भी किसी क्लास डायरेक्टर जैसे पा रंजीत या वेटरीमान के साथ कोलैब किया है, वो कोलैबोरेशन फेल ही हुआ है। इसका रीज़न हमें पता चलेगा लास्ट पार्ट में, जो है इररिस्पॉन्सिबल सुपरस्टार्स। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स ने, और मैं यहाँ टॉप 3 सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि सूर्या इज स्टिल बैलेंसिंग बिटवीन मास एंड क्लास। रजनीकांत, विजय और अजित, इन्होंने सिनेमा की ग्रोथ के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। इनकी मूवी की स्टोरी देख के तुम आराम से कह सकते हो कि ये मूवी इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए की है। विजय तो यहाँ फिर भी बेटर है क्योंकि वारिसू और सरकार को छोड़ के उनकी सभी मूवीज लगभग ठीक ही थी, बट आपकी मूवीज में फैन सर्विसिंग के चक्कर में लोकेश जैसे इनक्रेडिबल टैलेंट के कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, हम प्रभास को क्रिटिसाइज करते हैं मूवी में भारी भरकम फीस रखने के लिए, बट प्रभास पर मूवी 150 करोड़ चार्ज करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डे 1 पे ही रिकवर हो जाता है, और उनका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी 1000 करोड़ है। बट विजय और रजनीकांत को 250 करोड़ किस बात के मिल रहे बे? विजय की लियो के 620 करोड़ को साइड पे रखें तो किसी मूवीज ने 400 करोड़ के कलेक्शन भी नहीं की। रजनीकांत की भी सिर्फ जेलर ने 600 करोड़ कमाए थे, और 2.0 की तो लेगेसी थी। आई नो राइट्स बेच के और प्रोड्यूसर शेयर से ये रकम आराम से वसूल हो जाएगी, बट 300-400 करोड़ की मूवीज में 250 करोड़ अगर तुम ले लोगे तो पिक्चर की क्वालिटी पे खर्च करने के लिए बचेगा क्या? बट थाला अजीत, आज तक किसी मूवी ने 300 करोड़ टच नहीं किए, और इसे 200 करोड़ की फीस मिली है विदम यूएसजी के लिए। आई मीन व्हाट द फक? इनके बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को देख के 250 करोड़ से ज्यादा को बजट तो मिलेगा नहीं। 20 करोड़ बाकी स्टार कास्ट की फीस में चला जाएगा, और पीछे 30 करोड़ बचेंगे मूवी की क्वालिटी पे खर्च करने के लिए। बना लो पार्ट 2, बस मेरा हो गया, मैं और नहीं झेल सकता, मैं जा रहा हूँ। पार्ट 2 चाहिए तो 1000 सब्सक्राइबर्स करा देना। मेरा हो गया भाई, मेरे दिमाग ने काम करना